हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब बढ़िया मज़े में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्लूकोज के रेगुलेशन के बारे में कि हमारे ब्लड में और टिश्यू में ग्लूकोज का रेगुलेशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ वाले हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जो मेन दो हार्मोन होते हैं वो होते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन, जो कि इस मेंटेनेंस में मेजर रोल प्ले करते हैं। इंसुलिन क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है, तो हमेशा ग्लूकोज को कम करेगा। जो टिश्यू होगा उसमें यूटिलाइजेशन बढ़ा देता है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज को कम करेगा इंसुलिन। और ग्लूकागॉन क्या कराता है, बढ़ा देता है ग्लूकोज को ब्लड में। और यानी कि इंसुलिन जो होगा वो क्या करवाता है, ग्लाइकोलिसिस को बढ़ाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को बढ़ा देगा, और लाइपोजेनेसिस को बढ़ा देता है इंसुलिन। वहीं पर ग्लूकागॉन इसके अपोजिट करता है। चलो शुरू करते हैं ग्लूकोज रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। जो रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज है उसको ऐसे समझ लेते हैं कि मान लीजिए लो ब्लड ग्लूकोज है, एक तरफ यहाँ ले रहे हैं लो ब्लड ग्लूकोज। अब क्यों इम्पॉर्टेंट होता है ग्लूकोज, ये सब चीज़ें बता चुका हूँ कि ब्रेन के लिए ऑब्लिगेटरी होता है, क्योंकि ब्रेन केवल ग्लूकोज से एनर्जी लेता है। कीटोन बॉडीज भी एनर्जी के रूप में यूज होती हैं टिश्यू द्वारा, ग्लूकोज मेनली एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, इसको बताई जरूरत नहीं दोबारा। देखो लो ब्लड ग्लूकोज है, एक तरफ क्या लिख देते हैं कि हाई ब्लड ग्लूकोज है, हाई ब्लड ग्लूकोज है, इधर क्या है लो ब्लड ग्लूकोज। जब हाई ब्लड ग्लूकोज होगा तो जो पैंक्रियाज होगा वो क्या करेगा, पैंक्रियाज में क्या होती है आइसोलेट्स, आपने अगर बीटा सेल्स और अल्फा सेल होती है। बीटा सेल क्या करती है इंसुलिन, और अल्फा सेल क्या करती है ग्लूकागॉन। तब जब अगर लो ब्लड ग्लूकोज है तो पैंक्रियाज क्या सिक्रीट करवाएगी, ग्लूकागॉन। और अगर हाई ब्लड ग्लूकोज है तो क्या सिक्रीट होगा, इंसुलिन। ग्लूकागॉन जो होता है ये करवाएगा, लो ब्लड ग्लूकोज था तो हमको क्या करना है, ग्लूकोज बढ़ाना है ब्लड में। इसके लिए हमको ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवाएगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवाएगा, मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, ग्लूकोज में चेंज करेगा। ये कहाँ पर होगा, लीवर में, क्योंकि लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर रहता है, तो लीवर में होगा ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी बढ़ा देगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी बढ़ा देगा। और ब्लड में क्या हो जाएगा, नॉर्मल एक जगह लिख सकते हैं, यहाँ लिख लिए नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज। और क्या हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल हो जाएगा। वहीं पर जो इंसुलिन होगा, इंसुलिन क्या करवा देगा, इंसुलिन करवा कर देगा पेरीफेरल टिश्यू में, इसका यूटिलाइजेशन बढ़ा देगा। फिर जो टिश्यू होंगे वो यूटिलाइज कर लेंगे जो ग्लूकोज है, यूटिलाइज द ग्लूकोज, और ब्लड ग्लूकोज क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो कुछ ऐसे होता है रेगुलेशन। अब डिफरेंट फेजेज में डिफरेंट तरीके से रेगुलेशन होता है। जैसे कि फास्टिंग के दौरान कुछ अलग तरीके से होता है, पोस्ट प्रेंडियल कुछ अलग होता है, और रैंडम तो बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे हम पोस्ट प्रेंडियल और फास्टिंग में देखेंगे मेनली। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि कैसे रेगुलेट होता है रेगुलेशन इन फास्टिंग स्टेट। जब फास्टिंग क्या है कि जब हम खाना नहीं खाए हैं, खा लिए हैं उसके 2 से ढाई घंटे बाद। खाना ना खाने का पहले की देखें, पहले देख लीजिए कि हम जब खाना खाते हैं तो हम पोस्ट प्रेंडियल देखिए, पोस्ट प्रेंडियल रेगुलेशन देख लेते हैं। पोस्ट प्रेंडियल क्या होगा कि हम खाना खाए नहीं, तो खाना जब तुम खाए तो उससे ग्लूकोज मिलेगा, यानी कि एब्जॉर्ब होगा, इंटेस्टाइन से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होगा, साथ में यूरिन द्वारा जो जा रहा है ग्लूकोज वहाँ भी एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा। तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इंटेस्टाइन होगी, इसमें इंटेस्टाइन खाना खाए तो इंटेस्टाइन में ग्लूकोज है,
ग्लूकोज का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है ग्लूकोज का। और ग्लाइकोजन का क्या हो रहा है, सिंथेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस होगा, क्योंकि अभी हमारे पास में ग्लूकोज ज़्यादा है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस होगा। कहाँ पर होगा, लीवर में। लीवर में क्या होगा, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होने लगेगा, ग्लूकोज, जो ग्लूकोज आया एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसका सिंथेसिस होगा। लाइकोजेनेसिस होगा, लाइकोजेनेसिस होगा, लाइकोजेनेसिस होगा, लेकिन इस समय लाइपोलिसिस नहीं होगा, लाइपोलाइसिस यानी कि लिपिड का टूटना नहीं होगा, लिपिड टूटेगा नहीं, और लिपिड अगर नहीं टूटेगा तो फ्री फैटी एसिड नहीं आएंगे, फ्री फैटी एसिड नहीं बनेंगे, क्योंकि भाई लाइपोलाइसिस ही नहीं हो रहा है, तो ये भी स्टेप नहीं होगा। तो जब ये स्टेप नहीं हो रहा है तो जो मसल से ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है वो भी नहीं होगा। तो ये भाई मसल में फ्री फैटी एसिड आ ही नहीं रहे हैं, तो ये क्या है, मसल, तो मसल से ग्लूकोनियोजेनेसिस भी नहीं होगी। ग्लूकोनियोजेनेसिस से क्या बनता है, ग्लूकोज, और ये भी स्टेप नहीं होगा। तो ये हुआ पोस्ट प्रेंडियल, पोस्ट प्रेंडियल रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज। अब हम देखते हैं फास्टिंग, तो खाना खा लिए उसके 2 से ढाई घंटे बाद। तो अगला हम क्या देखने जा रहे हैं, फास्टिंग के दौरान कैसे रेगुलेट होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो अगला हम बात करेंगे फास्टिंग के बारे में। अभी नॉर्मल रेंज बताएंगे कि फास्टिंग में कितना होता है, पोस्ट प्रेंडियल में कितना होता है, या रेंटल लेंगे तो कैसा होगा, तो भी बताएंगे। आप लोग परेशान मत होइए, बस लगे रहिए, जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़िए। तो फास्टिंग में क्या होता है, फास्टिंग में जो ग्लूकोज है वो कहाँ से आता है उसको देखते हैं। एक तरफ हमारे क्या होगा, लीवर। अब फास्टिंग में क्या हुआ कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज खत्म हो रहा है, ग्लूकोज यूटिलाइज हो रहा है, लगभग खत्म हो गया। तो जो लीवर होगा उससे क्या होगा, ग्लूकोज आ रहा होगा, यानी कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो रहा होगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो रहा होगा, ग्लाइकोजन टूट रहा होगा ग्लूकोज में लीवर से। जो मसल होगी, मसल से क्या हो रहा होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी हो रहा होगा, क्योंकि ग्लूकोज की आवश्यकता है। जो मसल होगा उससे क्या हो रहा होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा मसल से क्या बनना होगा, मसल में ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, इसके कारण ग्लूकोज बनना होगा। अब जो लाइपोजेनेसिस, जब हम पोस्ट प्रेंडियल में देखे थे तो लाइपोजेनेसिस हो रहा था, लेकिन इस कंडीशन में लाइपोजेनेसिस नहीं होगा, जेनेसिस नहीं होगा, लाइपोजेनेसिस नहीं होगा, लाइपोजेनेसिस नहीं होता है। उल्टा जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उसमें क्या स्टोर्ड है, लिपिड। एडिपोज टिश्यू जो है उनका क्या होने लगेगा, उनका होने लगेगा लाइपोलिसिस। तो हो जाएगा क्या, लाइपोलिसिस होने लगेगा। लाइपोलिसिस होने के कारण फ्री फैटी एसिड बन जाएंगे, फ्री फैटी एसिड बन जाएंगे। फ्री फैटी एसिड का मसल में क्या होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, और बन जाएगा ग्लूकोज। क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। तो ये रेड वाला जो दिखाया हूँ वो ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, और ये वाला लाइपोजेनेसिस नहीं हो रहा है, इस समय फास्टिंग स्टेट में नहीं हो रहा है लाइपोजेनेसिस। और साथ में जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन है उससे तो भैया जो बचा कुचा ग्लूकोज होगा उसका एब्जॉर्प्शन तो होगा ही, तो ग्लूकोज क्या हो रहा होगा, एब्जॉर्ब हो रहा होगा। तो ये हो गया रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज ड्यूरिंग फास्टिंग स्टेट। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन फास्टिंग और या कह दो पोस्ट प्रेंडियल, पोस्ट प्रेंडियल 2 हार्स ऑफ पोस्ट प्रेंडियल, यानी कि हम फास्टिंग में देख रहे हैं। और कौन से
हार्मोन होते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पे बीच में लिख लेना प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन। प्लाज्मा ग्लूकोज जो कंसंट्रेशन होता है फास्टिंग के दौरान कितना होता है, 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, या 2 हॉर्स पोस्ट प्रेंडियल की बात करें तो कितना होगा, लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ये नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है। अब हम देखते हैं कि इनका कंसंट्रेशन बढ़ाएगा कौन और इनका कंसंट्रेशन घटाएगा कौन। तो जो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होंगे, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होंगे, वो इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज करवाएंगे। वहीं पर जो हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होंगे उनका कंसंट्रेशन क्या कराएंगे, डिक्रीज करवाएंगे। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन जैसे कि इसमें क्या क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा ग्लूकोज का फ्रॉम द जीआईटी। तो जीआईटी द्वारा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा ग्लूकोज का। साथ में ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस के द्वारा भी ग्लूकोज बनना होगा। और ग्लूकोनियोजेनेसिस लीवर में हो रहा होगा। क्या हो रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा होगा लीवर में, जिसके कारण भी क्या बनना होगा, ग्लूकोज। और ये कराएगा कौन, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कौन कौन से होते हैं, ग्लूकेगॉन हो गया, ग्लूकेगॉन तो भैया पक्का वाला है। एड्रेनलिन हो गया, ये भी क्या है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। कार्टिकोस्टेरॉइड भी क्या होता है, हाइपरग्लाइसेमिक, कार्टिकोस्टेरॉइड भी क्या होता है, जैसे कॉर्टिसोल क्या हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, तो कार्टिकोस्टेरॉइड हो गया। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन हो गया, ये भी क्या है, हाइपरग्लाइसेमिक है। और थायरॉक्सिन भी क्या है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। तो ये क्या कराएंगे, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इंक्रीज करवाएंगे। वहीं पर हाइपरग्लाइसेमिक जो हार्मोन होंगे वो डिक्रीज करवाएंगे। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कौन होगा, जो हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन हो क्या है, इंसुलिन, जैसे कि इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करवाएगा, ब्लड ग्लूकोज डिक्रीज करवाएगा। तो ये क्या कराएगा, ग्लाइकोलाइसिस को बढ़ा देगा, ग्लाइकोलाइसिस को इंक्रीज करवा देगा, ग्लाइकोलाइसिस होने लगेगी, टीसीए साइकिल होने लगेगी, जिससे ग्लूकोज टूटने लगेगा, उसका ऑक्सीडेशन होने लगेगा, ग्लाइकोजन सिंथेसिस होने लगेगा, ग्लाइकोजन सिंथेसिस इंक्रीज होने लगेगा, और लाइपोजेनेसिस होने लगेगा, ये है इफेक्ट हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन का। तो ये हो गया रेगुलेशन का बात। अब हम देखते हैं कि डिटरमाइन कैसे करोगे ग्लूकोज बॉडी में, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कैसे डिटरमाइन करोगे बॉडी में, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये यहाँ पे कर दिए हम इसको रफ। अब हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हम कंसंट्रेशन को पता करेंगे, कैसे नापते हैं कंसंट्रेशन ब्लड का, ग्लूकोज का ब्लड में। तो डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी, देखो डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज इन बॉडी कैसे करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, हम ब्लड सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल लेंगे, उसमें कुछ चीज़ मिला देंगे कि थक्का ना बने, ग्लाइकोलाइसिस को रोक देंगे कि ग्लाइकोलाइसिस ना हो रही हो, ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगी तो ग्लूकोज कम हो जाएगा, उसको ही रोकेंगे। उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, ब्लड कलेक्ट करेंगे,
ब्लड लेंगे, इसमें मिलाएंगे पोटेशियम ऑक्जेलेट। पोटेशियम ऑक्जेलेट, पोटेशियम ऑक्जेलेट क्या है? एंटीकोगुलेंट है, एंटीकोगुलेंट है। और साथ में मिला देंगे सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड आप सबको पता है, पहले ही पढ़ चुके हैं, जो फ्लोराइड होता है, सोडियम फ्लोराइड होता है, ये ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट कर देता है। तो ये क्या करता है? जिसमें फ्लोराइड होता है, सोडियम फ्लोराइड में जो फ्लोराइड होता है, ये इनोलेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। ये क्या करता है? इनोलेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा, और इनोलेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा तो क्या हो जाएगा? होल ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, ये सैंपल है, ये क्या हुआ? ब्लड का सैंपल है, ब्लड सैंपल ले लिया, हमको ग्लूकोज में नापना है। अब बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि स्ट्रिप मेथड हो गया, उसके द्वारा, या मॉडर्न टेक्निक हो गई जैसे सीरम सैंपल मेथड, तो और सारे भी मेथड भी हैं अलग नापने के लिए। स्ट्रिप मेथड हुआ, स्ट्रिप मेथड, सीरम सैंपल मेथड, ये सब। तो सीरम का सैंपल भी ले सकते हो, उसके द्वारा भी नाप सकते हैं, और स्ट्रिप मेथड भी होता है। एक प्लास्टिक फिल्म मेथड या ड्राई एनालिसिस आया है, जो आप अपने आप ही कर सकते हैं। ये सभी मेथड होते हैं जिससे ब्लड ग्लूकोज नापा जा सकता है बॉडी को। अब इसमें कैसे होता है, और दूसरा देते हैं एंजाइमेटिक मेथड। यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे बढ़िया यही होता है एंजाइमेटिक मेथड। इसमें ट्रू वैल्यू आता है। एंजाइमेटिक मेथड के लिए यूज किया जाता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड परऑक्सीडेज का। ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड परऑक्सीडेज आप सुने होंगे, गॉड एंड पॉड। गॉड क्या है? ग्लूकोज ऑक्सीडेज, और ग्लूकोज परऑक्सीडेज क्या है? ये परऑक्सीडेज, ग्लूकोज परऑक्सीडेज। तो ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड परऑक्सीडेज का ये क्या है? ये हाईली स्पेसिफिक होता है। ये टेस्ट क्या होता है? हाईली स्पेसिफिक होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है, क्योंकि ट्रू वैल्यू देता है, गिव्स ट्रू ग्लूकोज, ट्रू ग्लूकोज देता है। जैसे कि फास्टिंग के दौरान जो ग्लूकोज लेवल आता है वो आता है 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ये ग्लूकोज जो देता है, ये ट्रू वैल्यू देता है। तो इसके बारे में होगा। अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाला कुछ करते हैं रफ, और यहाँ पे कुछ चीज़ें बताते हैं इसके बारे में। देखो, जो परऑक्सीडेज होता है, पहले जीओडी का बात कर लें, गॉड का, जो गॉड बड़ा है वो गॉड का पहले बात करें। जो गॉड होता है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज होता है, ये क्या करता है कि जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लूकोनिक एसिड में चेंज कर देता है। ग्लूकोज को चेंज कर देता है ग्लूकोनिक एसिड में चेंज कर देता है, और साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। ग्लूकोनिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 में चेंज कर देता है गॉड। ग्लूकोज ऑक्सीडेज होता है। अब जो पेरोक्साइड बना, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना, इसको पॉड पेरोक्साइडेज जो होगा, ये क्या करेगा? वाटर में चेंज कर देगा, H2O एंड नेसेंट ऑक्सीजन में चेंज कर देगा, अब जो ये नेसेंट ऑक्सीजन है, ये क्या करेगी? एक सब्सटेंस होता है, जो कहलाता है आर्थोडायनिसिलीन। स्पेलिंग गड़बड़ थी।
आर्थोडायनेसिन, इस जो कि क्या है, कलरलेस है। ये क्या है, कलरलेस है, कलरलेस है। इसको कलर्ड कर देता है, इसको क्या कर देता है, कलर्ड कर देता है, कलर्ड कर देता है। और जो कलरेशन का इंटेंसिटी हुआ उसके आधार पे हम ये मानते हैं कि जितना ज़्यादा कलरेशन होगा उतना ही ज़्यादा ग्लूकोज कंसेंट्रेशन प्रेजेंट है ग्लूकोज ब्लड में। तो इंटेंसिटी इधर इसमें क्या हुआ, इंटेंसिटी ऑफ कलर अगर ज़्यादा होगी, लिखो मोर, लिखो मोर देन ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन ब्लड इज मोर। तो इस मेथड द्वारा हम पता कर लेते हैं ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड में कितना है। और कई सारे मेथड हैं जैसे कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम का उपयोग करके, अब ये तो गॉड देख रहे थे। और कई सारी टेक्निक है जैसे कि ऑटोमेटेड सिस्टम यूज किया जाता है। ऑटोमेटेड सिस्टम आ गया है। ऑटोमेटेड सिस्टम में किसका यूज किया है, हेक्सोकाइनेज का, हेक्सोकाइनेज एंजाइम का यूज होता है इसमें, और जैसे के नाम देते हैं हेक्सोकाइनेज मेथड। इसमें क्या होता है, प्लास्टिक फिल्म या ड्राई एनालिसिस होता है। और जो रेफ्रेक्टेंट फोटोमेट्री द्वारा एक ग्लूकोमीटर होता है जिसके द्वारा हम ग्लूकोज कंसंट्रेशन मान निकाल लेते हैं, और इसको हम अपने आप ही से कर सकते हैं, यानी सेल्फ ऑपरेटिंग होता है, अपने आप से हम अपना नाप सकते हैं। तो ये बात हुआ कैसे हम पता करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो कुछ कॉमनली टर्म जो इम्प्लाइड होते हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं कि नॉर्मोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया क्या है, पोस्टप्रेंडियल क्या है, फास्टिंग क्या है, रैंडम ग्लूकोज क्या है, ये सब देख लेते हैं। तो पहले हम बात कर देते हैं रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज के बारे में। रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज किसे कहेंगे, तो रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज मतलब क्या है, एनी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज क्या मतलब है कि अर्ली मॉर्निंग ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। यहीं पर अगर बात करें पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज, प्लाज्मा ग्लूकोज, पीजी लिख दे रहा है इसको, ठीक है। पोस्ट प्रेंडियल प्लाज्मा ग्लूकोज, इसका मतलब है 2 hours लेटर आफ्टर अ गुड मील। अच्छा खाने के बाद में 2 घंटे बाद अगर हम ग्लूकोज का कंसंट्रेशन नापते हैं प्लाज्मा में तो कहेगा पोस्ट प्रेंडियल। तो ये कुछ बात हुआ। अब और ऐसे होते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, नॉर्मोग्लाइसीमिया। तो मिया इसमें है, ठीक है, मिया है। तो मिया जहां पर होंगी वो क्या है, ब्लड को दिखाता है। तो हाइपर मतलब इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड, ठीक है। ये डिक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड, क्या होगा, नॉर्मल ग्लूकोज इन ब्लड, तो ये कुछ टर्म थे इनको बताना जरूरी था। अब अगर ग्लूकोज लेवल लेस देन 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो इसको हम मानते हैं सीरियस सिचुएशन, इसको मानते हैं सीरियस कंडीशन,
सीरियस कंडीशन मानते हैं कि ये क्या है भैया, अभी ये सीरियस कंडीशन होता है। तो ये कुछ बात हुआ। अब एक होता है ग्लूकोज टॉलरेंस। देखो कुछ हम ग्लूकोज देते हैं, अगर उसको उस ग्लूकोज को पचा ले जा रहा है, यानी कि कहेंगे कि इतने ग्राम ग्लूकोज के लिए वो क्या है, टॉलरेंट है। मतलब टॉलरेंस, इसको इतना ग्राम का, इतने ग्राम का दोगे तब भी काम चल जाएगा इसका, मतलब कि इसलिए इसको कुछ साइड इफेक्ट नहीं आएगा। तो अगला टर्म है ग्लूकोज इंटॉलरेंस का, ग्लूकोज टॉलरेंस का, इंटॉलरेंस का भाई क्यों, ग्लूकोज टॉलरेंस। ग्लूकोज टॉलरेंस क्या होता है, ability of a person to metabolize, ability of a person to metabolize a given amount of glucose। क्या कहलाएगा, ग्लूकोज टॉलरेंस कहलाएगा। तो ये ग्लूकोज टॉलरेंस के बारे में बात हो गया। अब हम देखते हैं कंडक्शन ऑफ द ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसको कैसे हम कंडक्ट करेंगे, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कैसे कंडक्ट करेंगे, तो इसलिए सैंपल लेना पड़ता है कि जीरो हॉर्स सैंपल। जीरो हॉर्स सैंपल क्या कहते हैं इसके बारे में तो देखते हैं। तो अब देखते हैं हम अगला, कंडक्शन ऑफ द ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। हो गया वीडियो 26 मिनट्स, चलो ज़्यादा नहीं बचा है। ग्लूकोज लोड डोज, ग्लूकोज लोड डोज के बारे में बात करते हैं। ग्लूकोज लोड डोज जो है वो क्या है, 75 ग्राम एनहाइड्रस ग्लूकोज ले लो या तो एनहाइड्रस ग्लूकोज ले लो, या 82.5 ग्राम ग्लूकोज मोनोहाइड्रेट ले लो, ग्लूकोज मोनोहाइड्रेट। ये पेशेंट को जिसका हमको ग्लूकोज नापना, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट नापना होता है, उसको दिया गया है 75 ग्राम एनहाइड्रस ग्लूकोज, 82.5 ग्राम ग्लूकोज मोनोहाइड्रेट, इसको दिया जाता है पेशेंट को। और ये देखा जाता है कि उसको उल्टी ना हो, नॉर्मली उसको दिया जाएगा कितने, लगभग 250 से 300 ml पानी में, 300 ml वाटर में घोल करके उसको पिलाया जाएगा। और इसका ख्याल रखा जाएगा कि धीरे धीरे वो पिए, वो कहीं उल्टी ना कर दे, वॉमिटिंग ना हो जाए। और इसमें क्या करेंगे, एक सुबह मॉर्निंग में 8 AM में, क्या 8 AM से मान लो मॉर्निंग 8 AM है, 8 AM में क्या करेंगे, सैंपल कलेक्ट करेंगे, ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे, ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं और इसको कहते हैं जीरो हॉर सैंपल। इसको क्या कहेंगे, जीरो हॉर सैंपल कहते हैं। तो जीरो हॉर सैंपल हो गया। अब नॉर्मल वैल्यू और इंटरप्रिटेशन देखें तो नॉर्मल फास्टिंग लेवल क्या था, 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब देखते हैं कि कब कहेंगे हम कि डायबिटीज मेलाइटस हो गया। डायबिटीज मेलाइटस को डायग्नोस करने के लिए कुछ हमको डाटा पता होना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा क्लिनिकल क्वेश्चन तो उसमें डाटा हमको पता होगा, तभी ये बता पाएंगे कि डायबिटीज मेलाइटस किस टाइप की है या क्या है। तो देखो इधर लिखते हैं नॉर्मल वैल्यू प्लाज्मा में, ये लिखते हैं डायबिटीज मेलाइटस में कितना होगा, और ये इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज का क्राइटेरिया देखते हैं कि इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस क्या होगा। अगर हम फास्टिंग में नाप रहे हैं, फास्टिंग में ग्लूकोज नाप रहे हैं तो कितना आएगा, लेस देन 110
10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आना चाहिए, मतलब 170 से 110 के बीच में आता है, ठीक है, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर ग्रेटर देन आ रहा है 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो हम कहेंगे कि वो डायबिटीज मेलाइटस का शिकार हो सकता है। लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, ध्यान देना, क्योंकि इसका अलग ही प्रोसीजर होता है। 100 ग्रेटर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आएगा डायबिटीज मेलाइटस में। वहीं पर जो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस होगा वो क्या हो, कब होगा, 110 से 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर ही इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस दिखाई पड़ेगा। ये फास्टिंग का बात हो गया। अब हम देखते हैं 1 हॉर बाद देखते हैं आफ्टर ग्लूकोज मील, आफ्टर ग्लूकोज लोड। ग्लूकोज लोड कितना था, पीछे बढ़ाया 75 ग्राम ग्लूकोज इनहाइड्रेट्स या 82.5 ग्राम ग्लूकोज मोनोहाइड्रेट का दे दिया डोज। तो एक हॉर उसके देने के एक घंटे बाद गैस कितना आएगा, 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और इसमें कोई प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, ये नॉर्मली नापते हैं डायबिटीज मेलाइटस या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस में, इसको हम प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। 2 हॉर्स आफ्टर किसके, ग्लूकोज लोड के। तो इसमें आएगा लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और डायबिटीज मेलाइटस में कितना आएगा, ग्रेटर देन 200 ग्राम पर डेसीलीटर, ग्रेटर देन 200 ग्राम पर डेसीलीटर। और वहीं पर इसमें आएगा 140 से 199 ग्राम पर डेसीलीटर के बीच में इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस में। अगर हमको डायबिटीज मेलाइटस कंफर्म करना है तो जो एक चीज़ और देखेंगे, जो ग्लाइकोहीमोग्लोबिन होगा वो 6.5% से ज़्यादा, 6.5% से ज़्यादा, तो हम कंफर्म कर देंगे कि वो क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटस का केस है। लेकिन कुछ डायबिटीज मेलाइटस ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मल लोगों में होता है, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज मेलाइटस होता है। और इसके ये भी कारण है कि चाइल्ड बहुत ज़्यादा मरते हैं, क्योंकि इंसुलिन सीक्रेट करने लगते हैं चाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू द मदर डायबिटीज मेलाइटस। और जिसके कारण इंसुलिन क्या कर देता है, ग्रोथ जो फैक्टर होते हैं उनको क्या था, स्टिमुलेट कर देता है। वो सब चीज़ें बाद में पढ़ेंगे जब डायबिटीज़ पढ़ेंगे तो ये बात हुआ कुछ नॉर्मल लेवल के बारे में, और डायबिटीज मेलाइटस कैसे पता करेंगे उसके बारे में। अब हम देखते हैं कुछ कंडीशन, जैसे कि ग्लूकोसूरिया क्या है, फ्रक्टोसूरिया क्या है, लैक्टोसूरिया क्या है, गैलेक्टोसूरिया क्या है। तो सूर्या सूसू करेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लूकोसूरिया। तो पहले हम बात कर लेते हैं रीनल थ्रेशोल्ड के बारे में और एक ग्राफ देखते हैं, प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो देखो ये करके दिखा, ये ग्राफ बना दिया मैंने। इधर है प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन। जब हम ग्लूकोज को ब्रैकेट में ऐसे दर्शाते हैं तो इसका मतलब हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज है प्लाज्मा में, ठीक है। तो ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा ले लिया हमने किस पे, वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे मैंने लिया टाइम ले लिया, वो भी हॉर में। और हमने क्या किया, एक रीनल थ्रेशोल्ड सेट कर दिया कि ये क्या है, रीनल थ्रेशोल्ड है, रीनल थ्रेशोल्ड है। रीनल थ्रेशोल्ड जो होता है वो नॉर्मल होता है 175 से 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ग्लूकोज। यानी कि इतना अगर ग्लूकोज होगा 175 से 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इससे अगर ऊपर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन हुआ तो वो निकलने लगता है यूरिन से, लेकिन इसके नीचे तो नहीं निकलता है। तो जैसे कि मान लो ये नॉर्मल था, ये क्या था, नॉर्मल था, पहले बढ़ा टाइम के साथ में, उसके बाद में घट रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल लेवल हो गया, ये नॉर्मल ग्राफ आ रहा है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन पहले बढ़ा तो नॉर्मल हो गया। ये क्या था 50, ये क्रिटिकल कंडीशन है भैया, सेवियर कंडीशन है। ये कहीं यहाँ पर क्या है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है,
ये है 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये ग्लूकोज कंसंट्रेशन किस में होगा, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये तो बिल्कुल पक्का याद ही रखना है। और ये कहाँ है, ये लगभग क्या है 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। सबसे ऊपर 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब जो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस होगा, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस होगा तो उसमें बढ़ेगा तो, लेकिन रीनल थ्रेशोल्ड को पार नहीं करता है। तो जो इम्पेयर्ड, ये बना रहा हूं मैं, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस का ग्राफ है, लेकिन ये पार नहीं किया। ये क्या है, IGT, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस का ग्राफ है। लेकिन ये देखो इंक्रीज नहीं कर रहा है, ये 150 के कुछ नीचे से शुरू हो रहा है और ये रीनल थ्रेशोल्ड यानी कि 175 से 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर को पार नहीं कर पा रहा है, यानी कि ये यूरिन से सिक्रेट नहीं होगा, यूरिन से सिक्रेट नहीं होगा। लेकिन डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है कि ये रीनल थ्रेशोल्ड को क्या कर जाएगा, ग्लूकोज पार कर जाएगा। रीनल थ्रेशोल्ड को क्या करता है, पार, और पार कर जाएगा तो ग्लूकोज आने लगेगा यूरिन में। ग्लूकोज कहाँ आने लगेगा, यूरिन में। तो ये क्या है, डायबिटीज मेलाइटस का केस है, डायबिटीज मेलाइटस का केस है, जिसमें रीनल थ्रेशोल्ड को पार गया ग्लूकोज का कंसंट्रेशन और वो यूरिन में आने लगा। तो उसमें कहेंगे रीनल ग्लूकोसूरिया। इस कंडीशन में क्या कहते हैं, रीनल ग्लूकोसूरिया, रीनल ग्लूकोसूरिया, रीनल ग्लूकोसूरिया। और रीनल ग्लूकोसूरिया में क्या हुआ, ये डायबिटीज मेलाइटस रिलेटेड होता है। और जब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन प्लाज्मा में रीनल थ्रेशोल्ड को पार कर जाएगा तब ये होता है। एक होता है फाइनकोनी सिंड्रोम। तो फाइनकोनी सिंड्रोम में क्या होता है, जो रीनल ग्लाइकोसूरिया होता है एसोसिएटेड होता है रीनल डिजीज से, रीनल डिजीज से एसोसिएट होता है, रीनल डिजीज से इस एसोसिएट होता है। और कैसी, रीनल डिजीज विद रीनल ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट होता है, ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट होता है, जिसके कारण ग्लूकोज सीक्रेट होने लगता है। और रीनल ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट जिसे कहते हैं फांकोनी सिंड्रोम। क्या कहते हैं, इधर लिख देता हूं, फांकोनी सिंड्रोम। फांकोनी सिंड्रोम, ये फांकोनी सिंड्रोम के बारे में बात हो गया। तो ये हो गया रीनल ग्लाइकोसूरिया। अब देखो इसको क्या करना पड़ेगा, डिलीट हमको यहाँ से, हम इसलिए देखते रहते हैं वीडियो के लिए। क्या होता है, मोबाइल कभी कभी हीट हो जाती है और हीट होने के बाद फिर बंद हो जाती है, तो पूरा मेहनत बेकार हो जाता है। जैसे उसको एड करो, दुनिया भर का हो जाता है। अब हम देखते हैं हाइपरग्लाइसेमिक ग्लूकोसूरिया। मतलब क्या है, हाइपरग्लाइसेमिक है, मतलब कि ग्लूकोज ज़्यादा हो गया है। तो जो रीनल थ्रेशोल्ड होता है, RT होता है, रीनल थ्रेशोल्ड कितना होता है, 175 से 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इससे अगर ज़्यादा होगा तो ग्लूकोज यूरिन में जाने लगेगा। और ये होता है डायबिटीज मेलाइटस, इसका मोस्ट कॉमन होता है। जो कि हाइपरग्लाइसेमिक है, ग्लूकोसूरिया है, मोस्ट कॉमन काउज इज डायबिटीज मेलाइटस। ग्लूकोज यूरिन के द्वारा सीक्रेट होने लगता है, यूरिन के द्वारा क्या होता है, सीक्रेट होने लगता है। लैक्टोसूरिया क्या है, लैक्टोसूरिया, इसमें लैक्टोज सीक्रेट होने लगेगा। और ये क्यों होता है, और देखो लैक्टोसूरिया नॉर्मली भी होता है जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है। तो ये ध्यान रखना, इन वोमेन विथ प्रेगनेंसी इन थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर एंड लैक्टेशन के दौरान लैक्टोज यूरिया में आने लगता है। लैक्टोज यूरिन में
यूरिया में आने लगता है। क्या होता है? लैक्टोज सिक्रीटेड थ्रू यूरिन। और ये वुमेन में जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है या लैक्टेशन के दौरान होती है, उनमें कॉमन चीज़ें हैं, उनमें यह होता है। तो लैक्टोज सिक्रेटेड होता है थ्रू यूरिन, और जो लैक्टोज होगा उसको हम मेथिल एमाइन टेस्ट द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। मेथिल एमाइन टेस्ट इसके लिए यूज होता है। तो मेथिल एमाइन टेस्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। मेथिल एमाइन टेस्ट पॉजिटिव होगा इस कंडीशन में, अगर हम यूरिन का मेथिल एमाइन टेस्ट करेंगे तो। अगला हम देखते हैं फ्रक्टोसूरिया के बारे में। फ्रक्टोसूरिया में क्या होता है? एक एंजाइम एल्डोलेज बी की कमी होती है। एल्डोलेज बी एंजाइम डिफेक्ट होता है, बी डिफिशिएंट होती है, जिसके कारण क्या होता है? हेरिडेटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस होता है। हेरिडेटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस होता है। इंटॉलरेंस होता है फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाती है, जिसके कारण फ्रक्टोज कहाँ से निकलने लगता है? यूरिन से। फ्रक्टोज सिक्रेटेड बाय यूरिन। ठीक है, तो ये हो गया फ्रक्टोसूरिया। और हम अगला देखते हैं, सेकेंड लास्ट, गैलेक्टोसूरिया। गैलेक्टोज यूरिन द्वारा आ जाएगा। तो इसमें क्या है? अब्सेंस होता है किसका? अब्सेंस ऑफ गैलेक्टोज 1 फास्फेट यूरिडिल ट्रांसफेरेज का, इसकी डिफिशिएंसी होती है, इसके कारण गैलेक्टोज आने लगता है यूरिन में। गैलेक्टोज इन यूरिन। और लास्ट जो यूरिया है वो क्या है? पेंटोसूरिया। अगला है पेंटोसूरिया। पेंटोसूरिया क्या होती है? पेंटोसूरिया में क्या होता है? एल जाइलोज आने लगता है यूरिन में। एल जाइलोज इन यूरिन। तो इसका फीचर क्या है? एल जाइलोज आने लगता है यूरिन में, और ये होता है ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ वन ऑफ द एंजाइम। कौन कौन? 2 एंजाइम होती हैं जिनका किसी का भी डिफिशिएंसी होगा, एक का, तो ये हो जाएगा। जो एंजाइम है वो है पहला जाइलिटोल डिहाइड्रोजिनेज, या जाइलुलोज रिडक्टेज की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? पेंटोसूरिया हो जाएगा। ये कुछ बातें थी ग्लूकोज रेगुलेशन की। अगला हम पढ़ाएंगे इंसुलिन का डिटेल पढ़ाएंगे, उसका स्ट्रक्चर बताएंगे और कहाँ कहाँ यूज होता है, और उसके बाद में डायबिटीज मेलाइटिस पढ़ाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नए वीडियो जल्दी मिलते रहे। धन्यवाद।